नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बीके स्टडी TH में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री अध्याय 10 और 11 पढ़ेंगे। आज यह किताब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अध्याय 10 स्टार्ट करते हैं। अध्याय 10 का नाम है नए साम्राज्य और राज्य के बारे में हम लोग आज जानेंगे। दोस्तों, अध्याय स्टार्ट करने से पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें ताकि उन्हें भी पढ़ाई करने में मदद मिल सके। चलिए दोस्तों, अपना अध्याय 10 नए साम्राज्य और राज्य को स्टार्ट करते हैं। अरविंद राजा बना। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। उसने सोचा था कि वह सही वेशभूषा में मूंछों पर ताव देते हुए रुपहले कागज में लिपटी तलवार और शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। जरा सोचो, उसे कितनी हैरानी हुई जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीना भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा। एक संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, वह अरविंद सोचने लगा। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। क्या बताती हैं प्रशस्तियाँ। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद के अशोक स्तंभ पर खुद एक लंबे अभिलेख से पता चलता है। इसकी सूचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। यह एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहते हैं। यह एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है प्रशंसा होता है। प्रशस्तियाँ लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसे तुमने अध्याय 9 में गौतमीपुत्र श्री सतकर्णी की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा, परंतु गुप्त काल में इनका महत्व और बढ़ गया। नेक्स्ट टॉपिक है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। आओ देखें समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती हैं। कवि ने इसमें राजा की एक युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है। प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। अगर तुम योद्धा मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 को गौर से देखो तो पाओगे कि क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है। तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे। उसी तरह कुछ क्षेत्रों बैंगनी और नीले रंग के भी मिलेंगे। यह मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। नंबर 2 है। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। इन सब ने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया था। समुद्रगुप्त ने उन्हें फिर से शासन करने की अनुमति दे दी। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है। इनमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल और उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ अध्याय 5 में याद करो आते थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। बाह्य इलाकों के शासक जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है संभवतः कुषाण तथा शक वंश के थे। इनमें श्रीलंका के शासक भी थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे किया। आगे देखते हैं बॉक्स वाले पॉइंट में क्या है। योद्धा के रूप में समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदान में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बख्शों, तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तीरों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है।
बीना बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों का सिक्कों पर दिखाया गया, जिसे इस इलाके में यानी इस सिक्के में उन्हें बीना बजाते हुए दिखाया गया है। ये है बीना बजाने का दृश्य। आगे देखते हैं। मानचित्र में प्रयाग इलाहाबाद का पुराना नाम उज्जैन था। पाटलिपुत्र का नाम पटना ढूंढो। ये गुप्त शासन के महत्वपूर्ण केंद्र थे। आर्यावर्त तथा दक्षिणापात के राज्यों के साथ समुद्रगुप्त के व्यवहार में क्या अंतर था? क्या इस अंतर के पीछे तुम्हें कोई कारण दिखाई देता है? बाबू, ये है कन्नौज, जिन्हें इलाहाबाद कहे जाते थे। ये है पाटलिपुत्र, जिन्हें पटना कहा जाता है। आगे देखते हैं। बॉक्स वाले पॉइंट को पहले देख लेते हैं। विक्रम संवत के बारे में बताया गया है। 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वंशावलियों के बारे में। अधिकांश प्रशस्तियाँ शासकों यानी प्रशासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। यह प्रशस्तियाँ भी समुद्रगुप्त के पितामह यानी के परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती हैं। उनकी माँ कुमार देवी लिच्छवीगण की थी और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजा धीराज जैसी बड़ी उपाधि धारण की। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की। उनके दादा और परदादा महाराजा के रूप में ही उल्लेख है। इससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली यानी पूर्वजों की सूची से भी जानकारी मिलती हैं। उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियानों में अंतिम शासक को परास्त किया। बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा था। इनमें से कुछ के बारे में जानकारी अध्याय 11 में मिलेगी। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र के बारे में। जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में उनकी जीवनी से पता चलता है। ऐसे ही एक राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया। उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी है। इसमें हर्षवर्धन की बाणभट्ट की ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी है। यह क्वेश्चन बन जाता है, जैसे ग्रेजुएशन के यानी BA में ग्रेजुएशन के हिस्ट्री में यह क्वेश्चन बन जाता है। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है। चीनी यात्री वेनसांग, जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा है, काफ़ी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। उन्होंने वहाँ जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। आगे देखते हैं। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज मानचित्र 7 है। पृष्ठ संख्या 105 के शासक थे, यानी कन्नौज जो अभी हम कलर किए घेरा लगाए थे मानचित्र पर के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया और बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली थी उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिली। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया। आगे देखते हैं दोस्तों। पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियों के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला था।
जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी। यह एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 पर ऐहोल को आप देख सकते हैं। धीरे धीरे यह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। उनके बारे में हमें उनके दरबारी कवि रवि कीर्ति द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है। इनमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से यह राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने पूर्व तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। हर्ष का अर्थ आनंद होता है। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया, जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी। लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया। इनके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था, इन सभी राज्यों के बारे में देखते हैं। पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते थे। जैसे कि कवि हरिसेन अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्यायाधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था। जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्रहिक अर्थात युद्ध और शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः वहाँ के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था। इनमें नगर श्रेष्ठी यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार था। कायस्थों यानी लिपिकाओं के प्रधान जैसे लोग होते थे। इस तरह की नीतियाँ कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने अधिक शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। एक नए प्रकार की सेना के बारे में। कुछ राजा अभी भी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ कुछ सेना नायक भी होते थे, जो आवश्यक पड़ने पर राजा की सैनिक सहायता दिया करते थे। इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में उनमें से कुछ को भूमि दान दिया जाता था। दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिसे वे सेना अर्थात घोड़ों की देखभाल करते थे। साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे। जहाँ कहीं भी शासक दुर्बल होते थे तो ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। दक्षिण के राज्यों में सभाओं के बारे में बताया गया है। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते थे। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेतीबाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़कों पर सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख तथा
देख रेख आदि का काम करते थे। जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे वहाँ उर नामक ग्राम सभा के होने के बात कही गई। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था। संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामी और व्यापारियों का नियंत्रण था। इनमें से कुछ बहुत सी स्थानीय सभाएं शताब्दियों तक काम करती रही। आगे देखते हैं। उस ज़माने में आम लोग के बारे में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, तो देखते हैं। जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती हैं। चलो इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध हैं। इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोगों तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम दुष्यंत नामक एक राजा और शाकुंतला नामक एक युवती की प्रेम कहानी है। इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राज कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चलिए देखते हैं बॉक्स वाले पॉइंट को। एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली। एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली। यह अंगूठी राजा ने शकुंतला को भेंट की थी, पर दुर्घटनावश उसे एक मछली निगल गई। जब मछुआरा इस अंगूठी को लेकर राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उस पर चोरी का आरोप लगाया और मुख्य पुलिस अधिकारी भी बहुत बुरी तरह से पेश आया। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुए और उन्हें मछुआरे को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरे से इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने के लिए उसके साथ शराब खाने चल पड़े। आज अगर किसी गरीब को कुछ मिलता है और वह पुलिस में खबर करता है, क्या उसके साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाएगा? एक प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिए, और एक राजा का नाम बताओ जिसने प्राकृत में अपने अभिलेख लिखवाए। अध्याय 6 और 7 को देखो, पता चल जाएगा। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहर के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं, अगर इन लोगों को शहर या बाज़ार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे। वह आवाज़ सुनकर लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी प्रकार से संपर्क से बचाते थे। एक जगह बाणभट्ट द्वारा अभियान पर निकली राजाओं की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। देखते हैं। राजा की सेना। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोज़मर्रा के उपयोग में आने वाली चीज़ें जैसे बर्तन, असबाब, इसमें सोने के पायदान भी शामिल थे। खाने पीने का सामान यानी बकरी, हिरन, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि विभिन्न प्रकार की चीज़ें शामिल होती थी। ये सारी चीज़ें ठेले गाड़ियों पर या ऊँटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लाद कर ले जाई जाती थी। इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगरों बिगुल तथा तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गाँव वाला को उनका सत्कार करना पड़ता था। वे दही, गुड़ तथा फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों को चारा भी देते थे। वे राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि अपनी शिकायत या कोई अनुरोध उनके सामने रख सके, पर ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ जाती थी। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी कुचल डालते थे और व्यापारियों के काफिलों से जूते बेल इस हलचल भरे माहौल से डरकर भाग खड़े होते थे।
बाण भट्ट लिखते हैं, पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। अन्यत्र के बारे में देखते हैं। मानचित्र संख्या 6, पृष्ठ संख्या 76-77 में अरब ढूंढो। मरुभूमि होते हुए भी सदियों से अरब यातायात का एक बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी तथा नाविकों ने भारत और यूरोप को देखो, पृष्ठ संख्या 99 के बीच समुद्री व्यापार बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अरब में रहने वाले अन्य लोगों में बेउद्दीन थे, जो धुमक्कर कबीले होते थे। ये मुख्य रूप से ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि यह एक ऐसा मजबूत जानवर है जो मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता है। लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब में इस्लाम नामक एक नए धर्म की शुरुआत की। ईसाई धर्म की तरह इस्लाम ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना है। उनके बाद सभी को समान माना गया है। यहाँ इस्लाम धर्म के पवित्र ग्रंथ कुरान का एक अंश दिया गया है। मुसलमान स्त्रियों और पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भक्त, स्त्रियों और पुरुषों के लिए सच्चे, स्त्रियों और पुरुषों के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के, स्त्रियों और पुरुषों के लिए दान देने वाले, स्त्रियों पुरुषों के लिए उपवास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अपनी पवित्रता बनाए रखने वाले, स्त्रियों पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए अल्लाह ने इन सब के लिए ही क्षमा को पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। अरब नाविक जो इस उपमहाद्वीप के तटीय बस्तियों से पहले ही परिचित थे, अब अपने साथ एक नए धर्म को भी ले आए। अरब के सिपाहियों ने करीब 1300 साल पहले सिंध, आज के पाकिस्तान में जो कि सिंध है, को जीत लिया था। आगे देखते हैं। कल्पना करो, हर्षवर्धन की सेना अगले हफ्ते तुम्हारे गांव आने वाली हैं। तुम्हारे माता पिता इसके लिए तैयारी कर रहे हैं। वर्णन करो कि वे क्या क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं। उपयोगी शब्द के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। प्रशस्ति, आर्यावर्त, दक्षिणापात, वंशावली, अनुवांशिक और पदाधिकारी, सामंत, सभा और नगरम। सारे उपयोगी शब्द हो गए। यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हो गया। कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। गुप्त वंश की शुरुआत 1700 साल पहले, हर्षवर्धन की शासन 1400 साल पहले। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर यह चैप्टर समाप्त हो गया है। नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 11, इमारतें, चित्र तथा किताबें के बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। दोस्तों, इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। चलिए अध्याय 11 स्टार्ट करते हैं। मारुतसामी और लौह स्तंभ के बारे में बताया गया है। मारुतसामी आज बहुत खुश था। पहिएदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसे कुतुब मीनार दिखाता हुआ प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया। धूल भरे पथरीले रास्तों में रैंप के सहारे यहाँ तक आना काफ़ी मुश्किल था। अपने इस अनुभव की मारुतसामी कभी नहीं भूल पाएगा। चलिए बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। धातु विज्ञान। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रसिद्ध योगदान दिया। पुरातात्विक खुदाई ने यह दर्शाया
हैं कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्माने धातु शोधन की जानकारी, उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा भी बनाया था। जहां हड़प्पावासी कांस्य युग से जुड़े थे, वही उनके उत्तराधिकारी लोह युग से संबंध थे। भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, खोटा लोहा, पिटवा लोहा, ढलवा लोहा इत्यादि। चलिए दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट हो रहा है लोह स्तंभ के बारे में। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा एक लोह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों का कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर और वजन 3 टन से भी ज़्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ। इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेखों से मिलती है। इसमें चंद्र नाम के एक नायक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश अन्याध्याय 10 में कृष्ण थे। आश्चर्य की बात यह है कि इतने वर्षों के बाद भी इसमें जंग नहीं लगा है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होना है ईंटों और पत्थरों की इमारतों के बारे में जानने। हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने स्तूपों जैसे कुछ इमारतों में दिखने को मिलते हैं। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। उन सब में एक समानता है, प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता है। इन डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज़ या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं। इसे धातु मंजूसा कहते हैं। प्रारंभिक स्तूप धातु मंजूसा के ऊपर रखा मिट्टी का टीला होता था। बाद में टीले को ईंटों से ढक दिया गया और बाद के काल में उस गुंबदनुमा ढांचे को तराशते हुए पत्थरों से ढक दिया गया। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ बना होता था जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर दिया जाता था जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। रेलिंग तथा तोरण द्वार मूर्तिकला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। आगे देखते हैं। मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 में अमरावती ढूंढो। यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था। लगभग 2000 साल पहले इस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। कई बार पहाड़ियों को काटकर कई बनावटी गुफाएं बनाई जाती थी। इस तरह की कई गुफाओं की मूर्तियां तथा चित्रों द्वारा सजाया जाता था। इस काल में कुछ आरंभिक हिंदू मंदिर का भी निर्माण किया गया। इन मंदिरों में विष्णु, शिव तथा दुर्गा जैसी देवी देवताओं की पूजा होती थी। मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। जैसे इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। अक्सर गर्भगृह को एक पवित्र स्थान के रूप में दिखाने के लिए भीतरगांव जैसे मंदिर में उनके ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था जिसे शिखर कहते थे। शिखर निर्माण के कठिन कार्य के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। अधिकतर मंदिरों में मंडप नाम की एक जगह होती थी। यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 में महाबलीपुरम और ऐहोल को ढूंढो। इन शहरों में पत्थरों से बने कुछ उत्कृष्ट मंदिर हैं, उनमें से कुछ यहाँ दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ने से पहले साइड वाले भाग को देख लेते हैं। ऊपर सांची का महान स्तूप मध्य प्रदेश में जो कि है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ सालों तक चलता रहा। इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक अध्याय 7 में के ज़माने का है, जबकि
रेलिंग और प्रवेश द्वार बाद में शासकों के काल में जोड़े गए। बाएं, अमरावती की एक शिल्पकृत इस चित्र को देखकर इसका वर्णन करो। आगे देखते हैं, साइड वाले भाग को देख लेते हैं। बाएं ऊपर उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर। यह लगभग 1500 साल पहले पक्की ईंटों तथा पत्थरों से बनाया गया था। दाएं ऊपर महाबलीपुरम के एक एकास्मिक मंदिर। इनमें से प्रत्येक मंदिर एक ही विशाल पहाड़ी को तराश कर बनाया गया है, इसलिए इन्हें एकाश्म कहा गया है। ईंटों से बनाए जाने वाले मंदिरों से यह बिल्कुल भिन्न होते थे। ईंट से बनी इमारतों में नीचे से ईंटों की एक तह जोड़ते हुए उसे ऊपर की ओर ले जाते हैं, जबकि चट्टान तराश कर बनाए जाने वाले मंदिर को पत्थर काटने वाले ऊपर से नीचे के क्रम में बनाते हैं। आगे देखते हैं, इन मंदिरों को बनाते समय पत्थर काटने वालों को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा, इसकी सूची बनाओ। दाएं ऐहोल का दुर्गा मंदिर। यह लगभग 1400 साल पहले बनाया गया था। आगे देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। स्तूप तथा मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, तो इसके बारे में बताया गया है। स्तूपों तथा मंदिरों को बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती थी। इसके लिए काफ़ी धन खर्चा होता था, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। फिर मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। यहाँ पत्थरों को काटकर छांटकर तराशने के बाद खंभों, स्तंभों और की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। इन सब से तैयार हो जाने पर सही जगहों पर उन्हें लगाना काफ़ी मुश्किल का काम था। इस तरह के शानदार ढांचे का निर्माण करने वाले शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी ही देते थे। इनके अतिरिक्त इन स्तूपों या मंदिरों में आने वाले भक्त को उपहार अपने साथ लाते थे। उनसे इमारत की सजावट की जाती थी, जिसे हाथी दांत का काम करने वालों श्रमिकों के लिए संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण को बनवाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार आदि थे तथा ऐसे कई स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रोलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। इसलिए तुम इन स्थानों का देखने जाओ तो याद रखना कि कितने सारे लोग ने इन्हें बनाने और सजाने में अपना योगदान दिया था। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है चित्रकला के बारे में। मानचित्र में अजंता को ढूंढो। वह जगह है जहाँ कि सैकड़ों पानीपहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई थी। इनमें से ज़्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। यहाँ इनके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में पाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार हैं। ये रंग पौधों तथा खनिजों से बनाए गए थे। इन महान कृतियों को बनाने वाले कलाकार अज्ञात हैं। आगे देखते हैं चित्र को। अजंता के चित्र तुम्हें इनमें से प्रत्येक चित्र में जो दिखता है उसका वर्णन करो। आगे देखते हैं, नए टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पुस्तकों की दुनिया के बारे में देखते हैं। इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचनाएं की गई। इन उत्कृष्ट रचनाओं में स्त्री पुरुषों के वीर गाथाएँ तथा देवताओं से जुड़ी कथाएं हैं। करीब 1800 साल पहले एक प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना इलागो नामक कवि ने की। इसमें केवलम
नामक के एक व्यापारी की कहानी है। वह पुहार में रहता था। अपनी पत्नी कनग्गी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। बाद में वह और कनुग्गी पुहार छोड़कर मदुरै चले गए। वहाँ पांड्य राजा के दरबारी जोहरी ने कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राण दंड दे दिया। कनग्गी, जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई। उसने मदुरै शहर का विनाश कर डाला। शिलापादिकारम बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। यहाँ कवि ने कनग्गी के दुख का इस तरह वर्णन किया है। ओ मेरे दुख तो देखो, तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दे सकते। क्या यह सही है कि विशुद्ध सोने से भी सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धुला धूल से सना यूं ही पड़ा है? यह कहाँ का न्याय है कि गोधूली की यह स्वर्णिम आभा में फूलमाला से ढके सुंदर वक्षस्थला वाले तुम जमीन पर गिरे पड़े हो। मैं अकेली और सहाय और हताश होकर खड़ी हूँ। क्या ईश्वर नहीं है? क्या इस देश में ईश्वर नहीं है? पर क्या उस स्थान पर ईश्वर रह सकते हैं जहाँ की राजा की तलवार निर्दोष नवागंतुक के प्राण ले लेती हैं? क्या ईश्वर नहीं है? नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। एक और तमिल महाकाव्य मणिमेखलई को करीब 1400 साल पहले शतनार द्वारा लिखा गया। इसमें केवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। ये रचनाएं कई सदियों पहले ही खो गई थी। उनकी पांडुलिपियां दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखक जैसे कालिदास, जिनके बारे में तुमने अध्याय 10 में पढ़ा हुआ है, संस्कृत में लिखते थे। चलिए मेघदूत का एक श्लोक को देखते हैं। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत से एक अंश दिया गया है। यहाँ एक विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। देखो इसमें किस तरह कवि ने बादलों को उत्तर की ओर ले जाती ठंडी हवा का वर्णन किया है। तुम्हारे बौछारों से गुलाम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हाथियों से सांस में बसी जंगल गुलड़ को पकाने वाली शीतल बयार तुम्हारे साथ धीरे धीरे बहेगी। दोस्तों, नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण के बारे में बताया गया है। हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियाँ जो बहुत पहले से प्रचलित थी, इसी काल में लिखी गई। इनमें पुराण भी शामिल हैं। पुराण का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन। पुराणों में विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा या पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियाँ हैं। इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियाँ दी गई हैं। इसके अतिरिक्त इनमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियाँ हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं, जिसमें सब उन्हें सुन और समझ सके। स्त्रियां तथा शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी इसे सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में क्या करते थे, जिसे लोग सुनने आते थे। 2 संस्कृत महाकाव्य महाभारत और रामायण लंबे अरसे से लोकप्रिय रहे हैं। तुम में से भी कुछ बच्चे इन कहानियों से परिचित होंगे। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी है। इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। यह कहानी तो बहुत ही पुरानी है, पर आज इसे हम जिस रूप में जानते हैं, यह करीब 1500 साल पहले लिखी गई माना जाता है कि पुराणों और महाभारत दोनों को ही व्यास नाम से ऋषि ने संकलित किया था। महाभारत ही भगवत गीता भी है, जिसके बारे में तुमने अध्याय 9 में पढ़ा था। रामायण की कथा कौशल के राजकुमार राम के बारे में है। उनके पिता उन्हें वनवास दे दिया था। वन में उनकी पत्नी सीता का लंका के राजा रावण ने अपहरण कर लिया था। सीता को वापस पाने के लिए राम को लड़ाई करनी पड़ी। वे विजयी होकर कौशल की राजधानी
अयोध्या लौटे। महाभारत की तरह ही रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। संस्कृत रामायण के लेखक वाल्मीकि माने जाते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट है। आम लोगों द्वारा कही जाने वाली कहानियाँ के बारे में जानते हैं। आम लोग भी कहानियाँ कहते थे, कविताओं और गीतों की रचना करते थे, गाते गाते थे, यहाँ पे गाना गाते थे, नाचते थे और नाटकों को खेलते थे। इनमें से कुछ तो इस समय के आसपास जातक और पंचतंत्र की कहानियाँ के रूप में लिखकर सुरक्षित कर लिए गए। जातक कथाएं तो अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में दर्शाई जाती थी। इनमें से एक कहानी अगले पृष्ठ पर दी गई है। चलिए यह कहानी पढ़ते हैं। बंदर राजा की कहानी के बारे में देखते हैं। एक समय बंदरों का एक महान राजा हुआ। वह हिमालय पर गंगा के किनारे अपने 80,000 अनुयायियों के साथ रहता था। इन सारे बंदरों को एक खास आम के पेड़ के फल बहुत प्रिय थे। ये आम बड़े मीठे होते थे। इतने स्वादिष्ट आम धरातल पर नहीं उगते थे। एक दिन एक पका हुआ आम गंगा नदी में गिरकर बहते बहते वाराणसी पहुंच गया। उस वक्त नदी में वहां का राजा नहा रहा था। उसे वह आम मिला। उससे चक्कर वह हैरान रह गया। उसने अपने राज्य के जंगलों की देखभाल करने वालों से पूछा कि क्या वे इस आम के पेड़ को ढूंढ सकते हैं या नहीं। वे राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए। वहां पहुंचकर राजा तथा उसके दरबारियों ने खूब आम खाए। रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मज़ा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी और उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा को बचाने की एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी पर एक पुल बनाया। इसके एक छोर की ओर वह तब तक पकड़े रहा जब तक कि उसकी सारी प्रजा ने नदी को पार ना कर लिया। पर इस प्रयास से वह इतना थक गया कि मरणासन होकर गिर गया। राजा ने जब यह सब देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफ़ी कोशिश की, पर वह सफल ना हुआ। बंदर राजा की मृत्यु पर उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरा सम्मान दिया। महाभारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर पर उकेरे गए चित्र में इसे दिखाया गया है। आगे देखते हैं। विज्ञान की पुस्तकें, नेक्स्ट टॉपिक है। इसी समय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीयम नामक पुस्तक लिखी। इसमें उन्होंने लिखा कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज़ सूर्य निकलता है और डूबता है। उन्होंने ग्रहण के बारे में भी एक वैज्ञानिक तर्क दिया। उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी एक विधि ढूंढ निकाली जो लगभग उतनी ही सही है जितनी कि आज प्रयुक्त होने वाली विधि। बारामिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य कुछ अन्य गणितज्ञ और खगोलवेत्ता थे जिन्होंने कई खोजें की। इनके बारे में और पता लगाइए आप। शून्य अंकों का प्रयोग पहले से होता रहा था, पर अब भारत के गणितज्ञों ने शून्य के बारे में एक नए चिन्ह का आविष्कार किया। गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा बनाई गई है और तब यूरोप में भी फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग की जाती हैं। आयुर्वेद के बारे में देखें। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। प्राचीन भारत में आयुर्वेद के दो प्रसिद्ध चिकित्सक थे, चरक जो कि प्रथम द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व और सुश्रुत चौथी शताब्दी ईसा पूर्व। चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। अपनी रचना सुश्रुत संहिता में सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया है। चलिए बॉक्स वाले अन्यत्र भाग वाले को भी देख लेते हैं। कागज़ आज हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। जो किताबें हम पढ़ते हैं वे कागज़ पर छपी होती हैं। उसी तरह लिखने के लिए भी हम कागज़ का ही उपयोग करते हैं। कागज़ का आविष्कार करीब 1900 साल पहले लून नाम के व्यक्ति ने चीन में किया। उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी निचोड़ा और तब सूखा कर कागज़ बनाया। आज भी हाथ से कागज़ बनाने के लिए इसी विधि को अपनाया जाता है।
कागज़ बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। करीब 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची। इसके तुरंत बाद ही यह जापान तक फैल गई। करीब 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची। फिर बगदाद से यह यूरोप, अफ्रीका और एशिया के अन्य भागों में फैली। इस उपमहाद्वीप में भी कागज़ की जानकारी बगदाद से ही आई। उपयोगी शब्द को देख लेते हैं। स्तूप, मंदिर, चित्रकला, महाकाव्य, कहानी, पुराण, गणित, विज्ञान और कल्पना करने वाला प्रश्न है तो देख लेते हैं। तुम एक मंदिर के मंडप में बैठे हो, ठीक। अपने चारों तरफ के दृश्य का वर्णन करो। यह आप कर सकते हैं आराम से। किसी मंदिर के मंडप में आप बैठे हैं, वहाँ के आसपास जो भी आप देख सकते हैं उसको आप लिख दीजिए, वही आपका वर्णन हो गया। उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ लिख दीजिए। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं, इसके बारे में भी हम लोग देख लेते हैं। स्तूप निर्माण की शुरुआत 2300 साल पहले हुआ है। अमरावती 2000 साल पहले। कालिदास 1600 साल पहले। लौह स्तंभ भीतरगांव का मंदिर। अजंता की चित्रकारी आर्यभट्ट 1500 साल पहले। दुर्गा मंदिर 1400 साल पहले। दोस्तों, यह अध्याय यहाँ पर समाप्त हुआ। आगे देखते हैं, अगर कोई इम्पोर्टेंट पॉइंट है तो उसको भी देख लेते हैं। तिथियों पर एक नज़र देख लेते हैं। इसके बाद यह पूरी तरह से बुक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम क्लास 7 के इतिहास को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए तिथियों पर एक नज़र देख लेते हैं। इस पूरी पुस्तक में हमने वर्ष 2000 को शुरुआती बिंदु के रूप में रखकर घटनाओं, प्रक्रियाओं के होने की अनुमति, तिथियों की जानकारी दी है। पर अन्य पुस्तकें जो तुम पढ़ते हो उनमें तिथियां अलग अलग तरह से लिखी होगी। इस पुस्तक में इन तिथियों के पहले करीब या लगभग लिखा गया था। चलिए देखते हैं क्या है। जैसे कि पुराण युग अध्याय 2 में के लिए तिथियां यानी लाखों वर्ष पहले रूप में लिखी गई। अध्याय का नाम लिखा गया है तो आप वह देख सकते हैं। हम अध्याय का बार बार नहीं बोलेंगे, इससे लय टूट जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट, मेहरगढ़ में कृषि तथा पशुपालन की शुरुआत तिथि लगभग 6000 ईसा पूर्व दी गई है। हड़प्पा के नगरों का विकास लगभग 2700 से 1900 ईसा पूर्व के बीच। ऋग्वेद की रचना का काल लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच। महाजनपदों तथा गंगा मैदानी इलाकों में नगरों का विकास तथा उपनिषद, जैन धर्म, बौद्ध धर्म से जुड़े विचारों का उदय लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण लगभग 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त मौर्य का राजा बनना लगभग 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासन काल लगभग 272 या 268 ईसा पूर्व से 231 ईसा पूर्व के बीच। संगम साहित्य का लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी तक। कनिष्क का शासन 78 से 100 ईस्वी के बीच। गुप्त साम्राज्य की स्थापना लगभग 320 ईस्वी है, 320 ईस्वी। वल्लभी की परिषद में जैन साहित्य का संकलन लगभग 512 या 521 ईस्वी। हर्षवर्धन का शासन 606 से 647 ईस्वी। चीनी यात्री वेनसांग का भारत आगमन 630 से 643 ईस्वी। पुलकेशिन द्वितीय का शासन 609 से 642 ईस्वी। कुछ घटनाओं के लिए, जैसे कि अशोक के शासन की शुरुआत की तिथि के रूप में तुम्हें एक से अधिक तिथियां देखने को मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए कि क्योंकि इतिहासकार इस बात पर एक मत नहीं हो पाए हैं कि सही तिथि क्या है। प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ दी गई तिथियां इस बात का संकेत करती हैं कि यह तिथि निश्चित नहीं है। दोस्तों, यह बुक समाप्त हो गया है। यह अपना प्यारा भारत का मानचित्र है, आप देख सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।